उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिल्लारा काजड़ा थापित जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षकों से कर्या संवाद कया नवी शिक्षा नीति वेली गेम चेंजर। जयपुर में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश खातर प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट नो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होबारे साथे दूसरा राज्य ने दे रह्यो है बिजली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु जयपुर में सिंगापुर रा प्रतिनिधिमंडल करी मुलाकात। राजस्थान में निवेश की असीम संभावनावां और औद्योगिक विकास समेत दूजा मुद्दा माथे विस्तार सु करी चर्चा। टोंक जिलारा बिसलपुर बांध सु सिंचाई खातर नहरा में छोड़ियो जा रह्यो है पानी। करीब 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 256 गांवारा किसाना ने मिल सकेलो पानी। और देश रा उत्तरी पर्वतीय इलाका में बर्फबारी होबासु राजस्थान में भी बढ़ियो सर्दी रो असर। सबसु कम तापमान सीकर और फतेहपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कया कि नई शिक्षा नीति गेम चेंजर साबित हुई। उपराष्ट्रपति आज झुंझुनू जिलारा सूरजगढ़ काजड़ा थापित जवाहर नवोदय विद्यालय रो दौरो करने विद्यार्थी और शिक्षकों से संवाद करिया। इन दौरान वणा नई शिक्षा नीति माथे आपरा विचार साझा करिया। उपराष्ट्रपति कया कि 2047 तई भारत एक विकसित राष्ट्र बन जावेलो। इनसु पहली उपराष्ट्रपति स्कूल परिसर में एक पेड़ मारे नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर आमजन ने पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दिया। अपने दादा दादी के नाम लगाए, नाना नानी के नाम लगाए। आपको तो मौका मिलेगा, आप भी ये नेक काम कीजिए। जब आप यहां से बाहर जाएं, हर किसी को महसूस होना चाहिए कि यहाँ का छात्र छात्रा एक अनुकरणीय आचरण का प्रतीक है। अनुशासन के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए। Boys and girls, I will keep on coming, but I will extend an invitation. And this invitation is extended to all the institutes, PMC, NVS, number is more than 660, am I right? I invite in batches to be my guest at देश के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बच्चों को उन्होंने संबोधन किया और यही नहीं, उन्होंने पूरे देश के नवोदय विद्यालय बच्चों को संबोधन किया। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी मैसेज की कि हम लोग को अच्छा सिटीज़न, गुड सिटीज़न बनने की सारी हम लोग को एफ़र्ट्स करने चाहिए। और उसी वजह से उन्होंने हम लोग को एक बहुत अच्छा इनविटेशन भी दिया। उन्होंने हमारे बच्चों को पार्लियामेंट में, इसी पार्लियामेंट में अपने गेस्ट की तरह उसी रूप में उन्होंने बुलाया है। और ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी हमारा ही अपॉर्चुनिटी है कि हमारे बच्चे जाएंगे, वो देखेंगे कि कैसे सिटीजन्स बनने चाहिए, कैसे पार्लियामेंट इन एक्शन होते हैं। और नवोदय के बच्चे अभी तक यंग पार्लियामेंटेरियंस की तरह वो हमेशा जाते भी हैं दिल्ली। और अब तो अगर हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का ये जो इनविटेशन है, हम लोग जल्द से जल्द ये इसको हम लोग वहाँ पे जाएंगे और हमारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे और बहुत कुछ उनको सीखने को भी वहाँ पे मिलेगा। जयपुर में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश खातर प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि लाडली सरकार में बिजली कंपनियां दिवालिया हुई की, पर मैं उन्हें दोबारा सु पटरी माथे लेर आया हाँ। अब मैं बिजली खरीदन वाला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होबारे साथे साथे दूसरा राज्य ने बिजली देवन वाला भी बन गया हाँ। वणा कया कि निवेशकारी समस्यावां समाधान खातर सरकार पूरी तरीका से तैयार है। वणा कया कि एमओयू धरातल माथे ल्याबासू जनता ने लाभ मिलेलो।
क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी। तो हमने यही पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है, चाहे वो हमारी ERCP की योजना हो, यमुना जल समझौता हो, पंजाब के अंदर हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है वो कच्ची हो जिसमें पानी का रिसाव होता है, समय समय पर दिक्कत आती है, उसको पक्का कराना हो, माही डैम के माध्यम से हमारे सिरोही, पाली, जालौर के लिए किस तरह से पानी मिले। उदयपुर में देवास स्कीम है, क्योंकि आधा पानी उसका अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारी हिंद महासागर की तरफ आता था। अरब सागर की तरफ जाने वाले पानी का कोई हमारा उपयोग नहीं होता था। वहाँ भी हमने टनल बना करके, निकट बना करके उस पानी को भी इधर लिया, जिससे कि हमारे राजस्थान के किसान के लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था हो जाए। यही नहीं, नए रूप में हमने ERCP को तो लिया ही है, लेकिन ब्राह्मणी नदी से किस तरह से पानी हमारा बारिश के समय में पानी आए और उस पानी का स्टॉक करते हुए हम चलें। इसके अलावा हमने ये भी है कि हमारे रिचार्ज, हम पानी हमारा बारिश हो, अब की बार इंद्र भगवान की भी कृपा रही, अच्छी बारिश हुई, तो उसका पानी हमारा किस तरह से राजस्थान में पानी का उपयोग किस तरह से हो सके, वो बह करके नहीं जाए। आज हम राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, आज राजस्थान सभी तरह की अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी राज्य बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर सोलर पार्क है तो बडला हमारे यहाँ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं भी हैं। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि उन्हें ये सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। मोदी जी ने राजस्थान के लिए 6000 मेगावाट क्षमता के 3 अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्वीकृत किए हैं, जो हमारे ऊर्जा आत्मनिर्भर के लक्ष्य को और नजदीक लाएंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इस निवेश के धरातल पर उतरने से प्रदेश का ऊर्जा परिदृश्य बदलेगा और हमारे करीब 70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ उपस्थित सभी निवेशकों, उद्यमियों, भागीदारों से अपील करता हूँ कि आप राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा से रोशन करने के लिए हमारे प्रयासों में साझेदारी बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सिंगापुर सु आयोड़ा प्रतिनिधिमंडल रे साथे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने लेर चर्चा करी। इन दौरान राजस्थान में निवेश की असीम संभावनावां, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना और नवाचार ने लेर विस्तार सु मंथन कर्यो गयो। इन मौके मुख्यमंत्री सगड़ा प्रतिनिधियों ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में शामिल होवन खातर आमंत्रित कर्या। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 माथे कोटपुतली में लागणवाड़ा जाम सु अब वाहन चालका ने जल्दी ही निजात मिलेली। अठे करीब 32 करोड़ रुपया री लागत सु बनाया जा रहा फ्लाईओवर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। SDM ओम प्रकाश सारण बताया कि इन महीना अंत में फ्लाईओवर रो परीक्षण और निरीक्षण रो काम पूरा होबारे पछे इनने यातायात खातर शुरू कर दियो जावेलो। हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट हो जाए। तो जो अभी कोटपुतली जो पुलिया है, ये तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड तक स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। इसको बीच में रिव्यू किया जाता है और हम इसको पर्सनली भी विजिट करते हैं और अधिकारियों को यहाँ बैठक में बुलाते हैं। उसके अलावा बहरोड में काफ़ी दिक्कत आ रही है हमारे को, तो बीच में काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, तो अभी उनकी हमने बीच में पिछले वीक में बैठक करके वहाँ की जो सर्विस लाइन है उसको तैयार कराने के लिए उनको निर्देश दे दिए थे, ताकि वो एक CC रोड बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे सर्विस लाइन में। तो वो एक बार CC रोड का भी काम वहाँ उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। और कुछ पानी की समस्या थी, क्योंकि सर्विस रोड के साइड में जो नाले थे उनका NHA द्वारा क्लीनिंग वगैरह उसका नहीं की गई थी, तो वो भी हमने बिल्कुल उनको निर्देश दिए और उसके निर्देशों के तहत उन्होंने
वो क्लीनिंग भी स्टार्ट करा दी। पुलिया बनने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी और लोगों को सभी यात्रियों को टाइम की बचत होगी। और यहाँ नीचे हाईवे पे दुकानों के दोनों साइड और जाम लग जाता है, उस जाम से मुक्ति मिलेगी और सभी को जितनी भी सवारी हैं या जितने भी लोग हैं आवागमन के एक जयपुर दिल्ली जाते हैं उनको टाइम की बचत होगी, सामान आने लाने ले जाने की दिक्कत नहीं होगी। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटपुतली शहर में फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में है। कोटपुतली एडीएम ओपी सारण ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर माह के अंत तक इस फ्लाईओवर को चालू कर दिया जाएगा, जिससे जयपुर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी और राह भी आसान होगी। आशीष गोयल, डीडी न्यूज, कोटपुतली बहरोड। हनुमानगढ़ जिला संगरिया में चाल रहा 15 दिवसीय जल उत्सव रो आज समारोहपूर्वक समापन हुई गयो। इन मौके जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई और एसडीएम जय कौशिक जल उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियां में अव्वल रिया प्रतिभागियों ने पुरस्कार बांटिया। कार्यक्रम में मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति री शपथ दिलाई की। 15 दिवसीय कार्यक्रम में जल संचय, पेयजल छिचत री रोकथाम, स्वच्छता, एक पेड़ मारे नाम अभियान और कई प्रतियोगिताओं रो आयोजन करियो गयो। पूरे इंडिया में उन स्थानों पर रखा गया है जो आकांक्षी ब्लॉक है। संगरिया अपना आकांक्षी ब्लॉक है। यहाँ पर बहुत तरह की गतिविधियाँ भी हो रही है। उन गतिविधियों की श्रेणी में ये एक जलोत्सव था जो 6 नवंबर को शुरू हुआ था और इसका समापन आज 20 नवंबर को है। 15 दिन का एक प्रोग्राम था। उसमें जल संरक्षण की, जल के महत्व को बताने की, लोगों में जागरूकता की बहुत सारी इवेंट्स वगैरह करवाई गई। विभाग के द्वारा भी करवाई गई, बच्चों के द्वारा कराई गई। और चैनल और मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह है कि आप भी इस बात को जनमानस तक पहुँचाएं कि जल का महत्व क्या है, उसका संरक्षण किस वजह से किया जाना है और भविष्य में जल की उपयोगिता और संरक्षण का जो है वो भावी पीढ़ियों पर कितना प्रभाव रहेगा। ब्लॉक संगरिया में जल उत्सव कार्यक्रम का समापन था, जिसे जल उत्सव कार्यक्रम इसलिए मनाया गया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिसंबर 2023 में मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जल उत्सव की परिकल्पना की गई थी और जिसमें दिनांक 6 तारीख से 6 नवंबर 2024 को जल उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी बोलावाली से। और पूरे 15 दिवस में जल से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ का संचालन किया गया, जिसमें लीकेज का दुरुस्तीकरण, छात्र छात्राओं को फिल्ट्रेशन और जल बचत के बारे में जागरूकता करना, शिक्षकों को FTK किट से संबंधित प्रशिक्षण देना। तो हमारी सभी से यही अपेक्षा है कि सभी जल की महत्ता के बारे में समझें। आने वाले समय में जल का क्राइसिस होने वाला है, इसलिए सभी जल संचय की तरफ ध्यान देवें। संगरिया के स्टेट स्कूल में जल उत्सव का समापन समारोह आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ 6 नवंबर को किया गया था बोलावाली के गवर्नमेंट स्कूल में। ये नीति आयोग के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था, क्योंकि आज के टाइम पे जल के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार लोग जल को इतनी अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। 15 दिन तक इसका लगातार जो है मॉनिटरिंग किया गया है। हर दिन की जो एक्टिविटी है वो नीति आयोग ने सजेस्ट की थी, उसके बेसिस पे ब्लॉक के सभी डिपार्टमेंट्स ने इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और एक मिशन मोड में आकर के इस जल उत्सव का एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करके हमने इसको समापन किया है आज। बूंदी महोत्सव के दौरान देशी विदेशी पर्यटका खातर जेत सागर झील में बोटिंग की सुविधा शुरू करी गई है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा आज नौका विहार करने इन सुविधा रो शुभारंभ किया। अब पर्यटक अठे बोटिंग के साथ साथ झील री प्राकृतिक सौंदर्यता रो भी आनंद ले सकेला। जिला कलेक्टर बताया कि बूंदी ने पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़वा खातर जिप लाइन स्थापित करवाने साथ ही दूजी गतिविधियां रा प्रस्ताव बनाया गया है। उप वन संरक्षक संजीव शर्मा बताया कि जंगल सफारी रा नुआ रूट और बोटिंग री सुविधा शुरू होबा सु यो क्षेत्र पर्यटका रो आकर्षण रो केंद्र बनेलो। बेसिकली अभी तक हम बूंदी उत्सव में यहाँ के इतिहास, खान पान और इसको अभी सेलिब्रेट करते आए हैं। अब जो अपना एक बूंदी का जो नया हीरा जो बनाया RVTR है फॉरेस्ट की तरफ से, तो उसमें हमने आज फॉरेस्ट के हिसाब से एक दिन भी रख रहे हैं, जिसमें सुबह नेचर वॉक से शुरुआत की गई थी और फिर आज बोटिंग की भी शुरुआत की गई है। और शाम में एक जो RVTR का 12 किलोमीटर का ट्रैक DFO साहब ने जो नया तैयार किया है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बड़ी सुंदर लोकेशन है
और अभी हमने जो मैनुअल इसकी क्लीनिंग प्रारंभ की गई थी तो काफ़ी हद तक इसमें भी क्लीन हुई है और अभी इसके बाद एक मशीन हमें प्राप्त हो जाएगी लगभग 2-2.5 महीने पश्चात। उसके बाद इस पूरे एरिया को क्लीन करके बोटिंग का एरिया और बढ़ाया जाएगा। मशीन्स जो आएगी वो मशीन पूरी इसको जड़ से हटाती है। मैन्युअली भी जो कर रहे हैं पार्टली वो जड़ से हटा पाते हैं, पार्टली वो जड़ नहीं हट पाती है, पर वो मशीन आने के बाद वो कंटिन्यूस वो लगभग 15 दिन में आपका ये जो पूरा एरिया वो क्लीन कर देती है। तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तो उसके बाद कोई इशू नहीं रहेगा और मशीन अपने पास ही रहना ही। लोकसभा स्पीकर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे KDA से, तो रिपेयर होने के बाद बोट हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद यहीं रहेगी। तो उसका ऑपरेशन फॉरेस्ट द्वारा देखा जाएगा, उसके बाद ये कोई जड़ों की समस्या नहीं आएगी। और कुछ सुख महल की तरफ अपन जड़ें रखना भी, कमल रखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ा रेयर स्पीशी है, हर जगह पाया नहीं जाता और जब कमल खिलता है तो बहुत सुंदर व्यू रहता है। तो सुख महल की तरफ रखेंगे, बाकी एरिया जो है वो क्लीन रहेगा। क्योंकि ये सेंचुरी के अंदर स्थित है जैत सागर झील, तो यहाँ हमने नौकायान की परमिशन ली थी और इसमें बहुत ही मिनिमम शुल्क रखा गया है। इसमें पर पर्सन केवल 225 रुपये रहेंगे और करीबन 30 से 45 मिनट हम इसमें विजिट कराएंगे। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर एक परमानेंट बड़ी DVD मशीन आ रही है, उससे इसकी नियमित रूप से सफाई होने से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई में इस बहुत रमणीक स्थान है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, छतरियाँ हैं। तो जब आप बोट के अंदर बैठ के बोटिंग करते हो तो आपको ऐसा अनुभव ही नहीं होगा। हम बूंदी में हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पर्यटकों को आकर्षित करेगा और भविष्य में बूंदी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। जयपुर स्थित विकास अध्ययन संस्थान और बालिका सशक्तिकरण गठबंधन नई दिल्ली कानिसू संयुक्त रूप से माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक समानता माथे क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में लड़कियां री पढ़ाई छोड़वारी दर में कमी लावनो है। कार्यक्रम में बालिकारा अधिकारा और वणाने सशक्त बनावा माथे वक्ता आपरा विचार राख्या। सत्र री अध्यक्षता विकास अध्ययन संस्थान रा निदेशक प्रोफेसर विनीश कथुरिया करी। इन मौके नागरिक समाज संगठन रा सदस्य एनी नामाला, आहेली चौधरी समेत दूजा लोग मौजूद रिया। इस चर्चा के द्वारा हम ये सरकार को बोलना चाहते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन है, इसको एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि बहुत सारा जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का वो 8वीं के बाद है। और उसके लिए एक बार आप जब राइट टू एजुकेशन बना देंगे तो उसका मतलब है कि उनको स्कॉलरशिप देना पड़ेगा, उनके लिए और प्रावधान देने पड़ेंगे, जिससे कि वो अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण कर सकें। और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो 12वीं के बाद ही लोगों को मिलती हैं। तो ये मुद्दा हमारा मेन है। तो ये गर्ल एम्पावरमेंट अलायंस है एक, जो 16 NGOs का अलायंस है और IDS के साथ मिलके हमने ये एक दिन की वर्कशाला रखी है। पॉजिटिव स्टेप्स सरकार की तरफ से है। वहीं पे हम देख रहे हैं कि लिटरेसी लेवल उतनी हाई नहीं गया है लड़कियों के मामले में, तो हम समझने की कोशिश करने कि ये दोनों कैसे ब्रिज किया जाए कि सरकार के जो स्टेप्स है वो ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो। कार्यशाला का एक और कारण ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं, राजस्थान में एक जैसे कैसे हम एक साथ काम करके इन चीज़ों को इकट्ठा करके हम नेशनली लेके जा सकते हैं, जाकि बेस्ट प्रैक्टिस जो सरकार के जैसे राजस्थान सरकार के हैं वो कैसे नेशनली इम्प्लीमेंट हो सकते। आज विश्व COPD दिवस है। COPD बीमारी खातर लोगा में जागरूकता ल्याबा खातर यो दिवस मनायो जावे है। इन बार इनरो विषय है अपने फेफड़ों के कार्य को जाने। भारत समेत दुनिया भर में COPD रा मरीज तेजी से बढ़ रहा है। बड़ा शहर में प्रदूषण की वजह से टाबरा में भी यह बीमारी देखने मिल रही है। SMS अस्पताल रा वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश कुमावत बताया कि अक्सर लोग अस्थमा और COPD ने एक ही बीमारी समझ लेवे हैं। इनकी प्रमुख वजह दोनों रा लक्षण एक जड़ा हुए है। वणा कया कि इन बीमारियां से बचवा खातर धूम्रपान से बचना चाहिए, साथ ही ठंड धुआं वाली जगह माथे नहीं जा बारे, साथ ही मास्क रो उपयोग करना चाहिए। यह बीमारी फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है जो कि प्रदूषण एवं धूम्रपान के कारण होती है। COPD और देखने में अस्थमा जैसी एक बीमारी है, लेकिन यह अस्थमा से कहीं अधिक गंभीर बीमारी है। COPD में लंबे समय से खांसी, उसके साथ बलगम का बनना और चलने में सांस में तकलीफ का महसूस होना, इस तरीके की शिकायतें होती हैं। यह बीमारी मेनली वायु प्रदूषण से, और अपने भारत देश में देखा जाए तो गाँव में आज भी चूल्हे का प्रयोग होता है, तो चूल्हे से निकलने वाली धुआं से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं से, धूम्रपान जो कि आजकल
वेस्ट लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इस बीमारी का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन का होना भी COPD के कारणों में से एक है। यदि हम इसका समय पे इलाज नहीं लेते हैं तो ये गंभीर बीमारी के रूप में भी बदल सकती है, जिसमें मरीज़ के शरीर के ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और मरीज़ को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ साथ आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। चूरू में जिला प्रशासन कानीसू करीब 1 लाख ग्रामीण महिलाओं ने इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दियो जावेला। इनके तहत महिलाओं ने ऑनलाइन फ्रॉड समेत विभिन्न जानकारियां दी जावेली। प्रारंभिक स्तर माते 5 गांवानी महिलाओं ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण दियो गयो है। पछे ग्रामीण क्षेत्र में राजीविका से जुड़ोड़ी महिलाओं ने प्रशिक्षण दियो जावेलो। इन खातिर जिला में कंप्यूटर सखी व अपडेट कर डिजिटल सखी 2 रो कार्य योजना प्रारंभ करी गई है। इन खातर एक समिति रो भी आयोजन और गठन करियो गयो है। डिजिटल सखी 2.0 जो प्रोग्राम है उसमें हमने मोबाइल को लिया है और मोबाइल में महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी उनका स्टैंडर्ड है, यदि वो निरक्षर है तो भी उन्हें फोन मिलाना, वो इसके माध्यम से यूट्यूब सर्च करना, जो उनकी कैपेसिटी है वो सिखा रहे हैं। इसके अलावा जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनको हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं, AI के बारे में बता रहे हैं। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए हमने 7 दिन का पाठ्यक्रम डिजाइन किया है, जिसको हम 7 दिन में न करके 10 दिन में करेंगे। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो उसको आगे भी सीख सकें, इस तरीके से किया है। और एक बैच में हम 20 से 25 महिलाओं को ले रहे हैं। ट्रेनिंग का चौथा दिन है। मैंने इनको पहले तो इनको थोड़ा थोड़ा चलाना आता था, बंद करना, स्विच ऑफ करना, चालू करना, फोन मिलाना, ये सब तो थोड़ा थोड़ा इनको आता था। लेकिन अब 4 दिन का जो प्रशिक्षण मैंने दिया है उसमें इनको यूट्यूब चलाना, यूट्यूब पे सर्च करना और बोलकर भी ये अपनी वो यूट्यूब पे सर्च करके कुछ भी, जैसे ये महिला को ज्यादा लिखना नहीं आता है ना, टाइप नहीं करनी आती है, तो ये बोलकर अभी गानी कथा ये सब कुछ निकाल लेती है। हमारी जो मोबाइल सखी की जो ट्रेनिंग चल रही है उसके अंदर हमें मोबाइल के बारे में, ऐपों के बारे में इनकी जानकारी दी गई है। पहले तो मोबाइल चलाना वैसे लगभग सभी को आता है, लेकिन जो और अदर एप्लीकेशन है उनके बारे में हमें बताया गया है। पहले मुझे जैसे वीडियो कॉल जब आता था तो वीडियो कॉल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस में लेते हैं वो कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम नहीं आता था, वो मैंने सीखा। यहाँ पर लोकेशन भेजना सीखा मैंने इसके अंदर। और जैसे फ्रॉड कॉल वगैरह आते हैं तो OTP वगैरह नहीं बताना चाहिए, उनके बारे में सीखा। तो हमने इस ट्रेनिंग में मोबाइल से की ट्रेनिंग बहुत सारा सीखा है। पहले मोबाइल चलाना बहुत कम आता था, तो हमने मोबाइल चलाना सीखा है, जैसे कि कॉल करना, उठाना, मिलाना, नंबर ऐड करना और व्हाट्सएप चलाना, व्हाट्सएप पर फोटो भेजनी। और जैसे वीडियो कॉल आता था तो हमने दूसरी महिला को जोड़ना नहीं आता था, वो भी हमने सीखा है मोबाइल कॉल पर। और जैसे जितने भी ऐप हैं वो ऐप हमने देखे हैं और ट्रेनिंग के अंदर मैडम ने बताया है ऐपों के बारे में। और हमने जैसे कि PDF बनाते हैं कोई भी स्टाफ में, तो वो PDF बनाने भी हमने सीखी है। 7 दिन की मोबाइल ट्रेनिंग है, आज चौथा दिन है। और मोबाइल में हमने मोबाइल ट्रेनिंग में ये सीखा है कि पहले हमने मोबाइल तो चलाना आता था पर वो एक्सेल सीट वो नहीं भरनी आती थी। और हमने एक्सेल सीख ली। एक्सेल में हर चीज हम जो मांगते हैं वो भर देते हैं। और हमने गूगल पे, फोन पे वो चलाना सीख लिया। और हमने प्रिंट निकालना सीख लिया फोन से ऐड करके। और हमने जो सरकार की जो स्कीम आती है वो स्कीम हम फोन से कैसे देख लेते हैं, वो महिला को बताते हैं। गलत कोई OTP आए उनके बारे में हम तक जानकारी होगी। महिला को भी सचेत करती है कि गलत कोई भी OTP आए तो किसी को बताना नहीं, और सही OTP हो वही अपने काम में लेना। और हर चीज हमने काम ले लिया। जो बिजली का बिल है वो हमने ऑनलाइन भरना सीख लिया। टोंक जिला रा बिसलपुर बांध सु दाई और बाई और री नहरा माई किसाना ने सिंचाई खातर पानी छोड़ दियो कियो है। इनसु जिला रा 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 256 गांव रा किसाना ने फसला री सिंचाई खातर पानी मिल सकेलो। बांधसु पानी री निकासी अगला 105 दिना तय जारी रहेली। इन नेलेर मंगलवार ने किसान और जिला प्रशासन रे बीचे बैठक रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान आज सु रेगुलेटर खोल और नहरा माय पानी छोड़वा रो निर्णय लियो गयो। शुरुआत में 100% पानी छोड़ा गया है, तो इसको धीरे धीरे करते इसको
अधिकारी के निर्देश पे उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये हमारे प्रयास जारी हैं, परंतु मेन नहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक के दाई मुख्य नहर में 3 से 4 दिन में तेल पे पहुँचेगा और उसके 7 दिन बाद में माइनरों में छोड़ा जाएगा, तब तक हमारा जो भी काम पेंडिंग है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। खबर मौसम सु है। देशना उत्तरी इलाका में हुई बर्फबारी रो असर प्रदेश में भी देखने ने मिल रही है। सीकर, फतेहपुर, माउंट आबू, चूरू और सिरोही में रात रो पारो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस सीकर और फतेहपुर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 48 घंटा के दौरान मौसम शुष्क रहेवेलो। वणा बताया कि शेखावटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 810 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सके है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर है और सामान्य से यदि देखें तो अधिकांश स्थानों पर फिलहाल तापमान सामान्य के करीब है और पिछले 48 घंटों से राजस्थान में कोहरे में भी कमी दर्ज हुई है। आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के सभी स्थानों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इसके अलावा तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। बाकी अधिकांश स्थानों में न्यूनतम तापमान अभी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में सामान्य सर्दी की परिस्थितियां ही रहेगी, विशेष तापमान में उतार चढ़ाव नहीं होगा और बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिला काजड़ा थापित जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षकों से कर्या संवाद, कया नवी शिक्षा नीति वेली गेम चेंजर। जयपुर में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश खातर प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट रो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होबारे साथे दूसरा राज्य ने दे रियो है बिजली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में सिंगापुर रा प्रतिनिधिमंडल करी मुलाकात। राजस्थान में निवेश की असीम संभावनावां और औद्योगिक विकास समेत दूजा मुद्दा माथे विस्तार से करी चर्चा। टोंक जिला बिसलपुर बांध से सिंचाई खातर नहरा में छोड़ियो जा रही है पानी। करीब 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 256 गांव किसाना ने मिल सकेलो पानी। और देश रा उत्तरी पर्वतीय इलाका में बर्फबारी होबासु राजस्थान में भी बढ़ियो सर्दी रो असर। सबसे कम तापमान सीकर और फतेहपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठे पूरो हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।